नमस्कार। आज हम मद्रास हाई कोर्ट के एक ज़रूरी और कह सकते हैं मानवीय पहलू से जुड़े मामले की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये केस है द चीफ जनरल मैनेजर बनाम एम संतोष और ये मामला है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और उनके एक पूर्व कर्मचारी के बेटे के बीच। मामला जुड़ा है अनुकंपा नियुक्ति से, जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। हमारे पास इसका जो आधार है वो है 30 जून 2017 को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दिया गया फैसला। आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ इस केस के फैक्ट्स जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई जब कोई बड़ी संस्था जैसे बैंक है अपनी नीतियां बदलती है तो उन लोगों का क्या होता है जिनके आवेदन पुरानी नीति के तहत मतलब सालों से लंबित पड़े हों। खासकर तब जब मामला अनुकंपा नियुक्ति जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा हो, जहां एक परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया हो। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ आप देखें तो कानूनी दांव-पेच का नहीं है। ये दिखाता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी और बीच में बदलती नीतियां किसी व्यक्ति के जीवन पर, उसकी उम्मीदों पर और कहीं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। हम देखेंगे कि अदालत ने इस काफी जटिल स्थिति को कैसे सुलझाया, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले फैसलों में थोड़ी अलग-अलग बातें कही गई थीं। तो ये नीतिगत बदलावों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। सही कहा आपने। तो चलिए इस कहानी के परतों को खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एम संतोष के पिता श्री मुनुस्वामी से। वो एसबीआई की तिरुवन्नामलाई शाखा में एक सशस्त्र गार्ड आर्म्ड गार्ड के तौर पर काम करते थे। श्री मुनुस्वामी ने बैंक में 14 साल बिना किसी शिकायत के सेवा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश 8 सितंबर 2000 को मतलब सर्विस में रहते हुए ही उनका निधन हो गया। जाहिर है परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। हाँ, बिल्कुल। पिता की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद 16 फरवरी 2001 को उनके बेटे एम संतोष ने अनुकंपा के आधार पर बैंक में नौकरी के लिए आवेदन किया। उस समय बैंक की 1997 की एक योजना लागू थी। इसका नाम थोड़ा लंबा है, मृतक कर्मचारी चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना। जी, और इस योजना का मकसद ही ऐसे परिवारों को तत्काल मतलब फौरन राहत देना था। हाँ, तो आवेदन तो 2001 में दे दिया गया, लेकिन फिर एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। अगले 4 साल तक संतोष के आवेदन पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। बस बैंक के अलग-अलग दफ्तरों के बीच वो कहते ना चिट्ठियां घूमती रहीं। परिवार की माली हालत कैसी है, घर में कौन-कौन कमा रहा है, इस तरह की जानकारी बार-बार मांगी जाती रही। 4 साल? ये तो बहुत लंबा समय है, खासकर उस परिवार के लिए जिसे सहारे की शायद तुरंत जरूरत थी। हाँ, ये देरी इस मामले का एक बहुत अहम पहलू है। और दिलचस्प बात यह है कि इस देरी के दौरान 30 सितंबर 2004 को तिरुवन्नामलाई शाखा के जो मुख्य प्रबंधक थे, जहां संतोष के पिता काम करते थे, उन्होंने अपने लोकल हेड ऑफिस को एक पत्र लिखा था। अच्छा। हाँ, उस पत्र में साफ लिखा था कि मृतक कर्मचारी यानी मुनुस्वामी के 2 बेटे बेरोजगार हैं और परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल हो रही है। और उन्होंने ये भी सिफारिश की थी कि मामले पर सहानुभूतिपूर्वक और जल्दी विचार किया जाए। अच्छा, मतलब बैंक के स्थानीय अधिकारी तो जमीनी हकीकत से वाकिफ थे बिल्कुल। और उन्होंने ऊपर रिपोर्ट भी किया था। जी, फिर तो फैसला जल्दी होना चाहिए। होना तो चाहिए था, बिल्कुल। ये पत्र दिखाता है कि कम से कम लोकल लेवल पर बैंक को परिवार की आर्थिक तंगी की पूरी जानकारी थी। लेकिन इस साफ सिफारिश के बावजूद अगले लगभग 1 साल तक भी संतोष के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रशासनिक देरी क्यों हुई, इसका कोई स्पष्टीकरण बाद में भी बैंक ने नहीं दिया। और यहीं से मामला आप कहिए और उलझना शुरू होता है। और वो उलझन क्या थी? कहानी में अगला मोड़ क्या आया फिर? वो मोड़ आया 4 अगस्त 2005 को। इस तारीख को एसबीआई बिल्कुल नई योजना लेकर आया। इसका नाम था अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले एक मुश्त अनुग्रह राशि, एक्स ग्रेटिया भुगतान योजना। ओह! जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस नई योजना के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने के बजाय एक मुश्त रकम देने का प्रावधान किया गया था। मतलब नौकरी की जगह पैसा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। तो संतोष के आवेदन का क्या हुआ? जो पुरानी योजना के तहत दिया गया था उसका क्या हुआ? यहीं से आप समझिए इस मामले का कानूनी पेच शुरू होता है। इस नई 2005 की एक्स ग्रेटिया योजना का क्लॉज 14 वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जिस तारीख को ये नई योजना मंजूर होगी
यानी 4 अगस्त 2005, उस तारीख तक अनुकंपा नियुक्ति के तहत जितने भी आवेदन लंबित मतलब पेंडिंग पड़े हैं, उन सभी पर अब इसी नई एक्स ग्रेटिया योजना के तहत ही विचार किया जाएगा। शर्त बस ये थी कि आवेदक इस नई योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि संतोष ने आवेदन भले ही 2001 में नौकरी वाली योजना के तहत किया था, हाँ। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बैंक ने 4 साल तक फैसला नहीं लिया, अब उस पर नई पैसे वाली योजना लागू हो जाएगी। ये तो थोड़ी अजीब बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में आई नीति पहले दायर किए गए आवेदन पर लागू हो जाए? ये सवाल ये अदालतों में अक्सर आता है, और यही इस केस के बिल्कुल केंद्र में था कि क्या कोई नीति पूर्वव्यापी प्रभाव से मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकती है, खासकर तब जब वो आवेदक के लिए कम फायदेमंद हो। बैंक का तर्क था कि भाई क्लॉज 14 के हिसाब से ऐसा ही होना था। अब बैंक ने ऐसा क्यों किया, मतलब नियुक्ति से एक्स ग्राशिया पर क्यों गए, इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद सरकारी दिशा निर्देश आए हों, या कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हों, या शायद उन्हें लगा हो कि नियुक्ति वाली योजना का कहीं दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कारण जो भी रहा हो, इसका सीधा असर संतोष जैसे सैकड़ों आवेदकों पर पड़ा, जिनकी अर्जियां सालों से कह सकते हैं धूल फांक रही थी। तो संतोष को इस बदलाव के बारे में कब पता चला और उन्होंने क्या किया फिर? बैंक ने संतोष को करीब 2.5 महीने बाद 17 अक्टूबर 2005 को इस नई योजना और क्लॉज 14 के बारे में बताया। संतोष ने 1 दिसंबर 2005 को बैंक को लिखित जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नियुक्ति ही चाहिए, एक मुश्त मुआवजा नहीं। मतलब अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। लेकिन उनके इस पत्र का बैंक की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। सालों तक फिर से खामोशी छा गई। सालों तक खामोशी, ये तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। फिर क्या हुआ? क्या परिवार ने छोड़ दिया? नहीं, परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। 2013 में इस बार संतोष की मां ने फिर से बैंक को अपने बेटे की नियुक्ति के लिए एक अर्जी दी। शायद उन्हें उम्मीद होगी कि भाई इतने सालों बाद कुछ सुनवाई होगी। हाँ, लेकिन बैंक ने 27 दिसंबर 2013 को एक औपचारिक पत्र भेजकर जवाब दिया। उसमें कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति योजना भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बंद कर दी गई है और इसलिए उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। बैंक ने यह भी लिख दिया कि इस विषय में अब आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। एक तरह से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन संतोष ने शायद हार नहीं मानी होगी इतनी आसानी से। बिल्कुल नहीं। संतोष ने इसके बाद अपने लेवल पर जानकारी जुटाना शुरू किया। उन्होंने कर्मचारी यूनियन से संपर्क साधा और सूचना के अधिकार आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया, और आरटीआई से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक तो ये पता चला कि 2001 से 2005 के बीच उनके आवेदन पर बैंक के भीतर काफी लिखा पढ़ी हुई थी, जैसा हमने पहले ब्रांच मैनेजर के पत्र के बारे में बात की थी। हाँ। और दूसरी, एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चौंकाने वाली जानकारी वो क्या थी? आरटीआई से पता चला कि जनवरी 2001 से जुलाई 2005 के बीच, यानी ठीक उसी दौरान जब संतोष का आवेदन पेंडिंग था और उन पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, एसबीआई ने उसी पुरानी 1997 की योजना के तहत देश भर में 101 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी थी। क्या? जी हाँ, 101 लोगों को, जबकि 67 आवेदन खारिज भी किए गए थे। मतलब बैंक ने उस दौरान दूसरों को नौकरी दी जब संतोष का आवेदन अटका हुआ था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि योजना चल रही थी, नियुक्तियां हो रही थीं, लेकिन संतोष के मामले में ही फैसला नहीं लिया गया, ऐसा? हाँ, ये जानकारी संतोष के केस के लिए बहुत बहुत अहम साबित हुई। इससे ये सवाल खड़ा हुआ कि अगर योजना चल रही थी और नियुक्तियां हो रही थीं, तो संतोष के आवेदन को 4 साल तक क्यों लटकाए रखा गया? क्या उनके साथ कोई भेदभाव हुआ, या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी? बैंक ने इसका कोई संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया। आखिरकार 6 अगस्त 2014 को बैंक ने संतोष को एक और पत्र भेजा, जिसमें फिर से यही कहा गया कि 2005 की नई एक्स ग्रेटिशिया योजना के कारण उनके नियुक्ति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पत्र में भी 2001 से 2005 तक की देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया था। तो इस अंतिम पत्र के बाद संतोष के पास क्या रास्ता बचा? कोर्ट ही जाना पड़ा होगा। बिल्कुल। इसी 6 अगस्त 2014 के पत्र को चुनौती देते हुए संतोष ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका यानी जब कोई नागरिक महसूस करता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या किसी सरकारी संस्था ने गैर कानूनी काम किया है, तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संतोष की मांग सीधी थी। बैंक के 6 अगस्त 2014 के पत्र को रद्द किया जाए और बैंक को निर्देश दिया जाए कि वो उनके मूल आवेदन यानी 16 फरवरी 2001 वाले आवेदन पर 1997 की पुरानी योजना के तहत विचार करके उन्हें नियुक्ति दें।
तो मामला हाईकोर्ट में सिंगल जज के पास गया। संतोष के वकील ने क्या दलीलें दी वहां? संतोष के वकील का मुख्य तर्क, जैसा कि अपेक्षित था, ये था कि उनका आवेदन 16 फरवरी 2001 का है। ये 2005 में आई नई एक्स ग्रेशिया योजना से बहुत पहले का है। इसलिए उनके मामले पर 1997 की योजना ही लागू होनी चाहिए थी, जो आवेदन के समय लागू थी। उन्होंने जोर दिया कि बैंक की अपनी देरी की वजह से संतोष को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा और महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया, केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015। अच्छा। हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में कहा था कि आवेदन के समय लागू पुरानी योजना के तहत ही विचार किया जाना चाहिए। और बैंक ने अपने बचाव में क्या कहा? उनके वकील की दलीलें क्या थी? बैंक के वकीलों ने कई तर्क दिए। पहला, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये बैंक की एक रियायत है जो कुछ शर्तों पर निर्भर करती है। उन्होंने 1997 की योजना के ही कुछ क्लॉज का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि नियुक्ति परिवार की वित्तीय स्थिति, पद की उपलब्धता वगैरह पर निर्भर करेगी। और उनका सबसे बड़ा तर्क था 2005 की नई एक्स ग्रेशिया योजना का क्लॉज 14, जिसमें साफ लिखा था कि सभी लंबित आवेदनों पर नई योजना ही लागू होगी। बैंक ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने फैसलों का हवाला दिया, एसबीआई बनाम राजकुमार 2010 और एसबीआई बनाम जसपाल कौर 2007। बैंक का कहना था कि इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लंबित आवेदनों पर नई नीति लागू की जा सकती है। तो एक तरफ महेश कुमार केस था जो कह रहा था पुरानी नीति लागू हो, और दूसरी तरफ राजकुमार और जसपाल कौर केस थे जो कह रहे थे कि नई नीति लागू हो सकती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की फैसलों में विरोधाभास जैसा लग रहा है। सिंगल जज ने इस स्थिति में क्या फैसला किया? हाँ, ये विरोधाभास जैसा दिखता है, बिल्कुल। और अक्सर निचली अदालतों को ऐसे मामलों में तय करना होता है कि कौन सा फैसला उनके सामने वाले केस पर ज्यादा फिट बैठता है। सिंगल जज ने दोनों पक्षों को सुना, सारे दस्तावेज देखे और 22 दिसंबर 2016 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने संतोष के पक्ष में फैसला दिया। जज साहब ने बैंक के 6 अगस्त 2014 के पत्र को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने बैंक को निर्देश दिया कि वे संतोष के 16 फरवरी 2001 के मूल आवेदन पर 1997 की योजना के तहत विचार करें और 8 सप्ताह के भीतर उन्हें नियुक्ति प्रदान करें। सिंगल जज ने अपने फैसले का आधार मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015 वाले फैसले को बनाया। मतलब संतोष को सिंगल जज से राहत मिल गई। लेकिन क्या बैंक ने यह फैसला मान लिया या आगे अपील की? नहीं, बैंक इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, एसबीआई ने सिंगल जज के इस फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी। डिवीजन बेंच यानी हाईकोर्ट के ही 2 जजों की बेंच, जो सिंगल जज के फैसले की समीक्षा करती है। यह अपील रिट अपील नंबर 671 ऑफ 2017 के नाम से दर्ज हुई। तो डिवीजन बेंच के सामने बैंक के वकील ने क्या नए तर्क रखे या वही पुरानी बातें दोहराई? बैंक की तरफ से इस बार एक वरिष्ठ वकील पेश हुए। उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें कहीं। पहली, कि सिंगल जज ने सुप्रीम कोर्ट के राजकुमार 2010 और एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह 2014, जो राजकुमार केस के आधार पर ही था, जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को नजरअंदाज कर दिया है। इन फैसलों में साफ कहा गया था कि अगर नीति बदल जाती है तो लंबित आवेदनों पर नई नीति ही लागू होगी। ये उनका मुख्य तर्क था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सिंगल जज का सीधे नियुक्ति देने का निर्देश देना भी सही नहीं था, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति अपने आप नहीं मिल जाती। इसके लिए पहले 1997 की योजना के तहत पात्रता मानदंड, जैसे परिवार की वित्तीय स्थिति, पद खाली है या नहीं, इन सब की जांच होनी जरूरी है, जो बैंक ने अभी तक नहीं की थी। और संतोष के वकील ने डिवीजन बेंच के सामने क्या कहा? उन्होंने कैसे बचाव किया? संतोष के वकील ने अपनी पुरानी दलीलें फिर से दोहराई, लेकिन इस बार उन्होंने बैंक की देरी वाले पहलू पर और ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ नीति बदलने का नहीं है, बल्कि बैंक द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से 4 साल तक आवेदन को बेवजह लंबित रखने का है। उन्होंने 2004 के ब्रांच मैनेजर के पत्र का फिर हवाला दिया, जिससे साबित होता था कि बैंक को परिवार की खराब आर्थिक हालत पता थी। हाँ, वो 101 नियुक्तियों वाली बात भी उठाई होगी। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने फिर से याद दिलाया कि इसी देरी के दौरान बैंक ने 101 दूसरे लोगों को उसी पुरानी योजना के तहत नियुक्ति दी थी। उनका तर्क था कि ये देरी आवेदक यानी संतोष की गलती नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से बैंक की जिम्मेदारी थी, और बैंक अपनी गलती का फायदा उठाकर संतोष को पुरानी योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकता।
अब डिवीजन बेंच के सामने स्थिति एकदम साफ थी। एक तरफ बैंक की नई नीति और राजकुमार जैसे फैसले, दूसरी तरफ बैंक की तरफ से हुई देरी, आवेदक की मुश्किल स्थिति और महेश कुमार जैसा फैसला। जस्टिस हुलुवादी जी रमेश और जस्टिस एडी जगदीश चंदीरा की बेंच ने इस मामले को कैसे देखा? उन्होंने क्या पाया? डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों के तर्कों और सुप्रीम कोर्ट के जैसा आपने कहा, परस्पर विरोधी दिखने वाले फैसलों पर बहुत ध्यान से विचार किया। उन्होंने माना कि हाँ, राजकुमार और चक्रवर्ती सिंह मामले बैंक के पक्ष का समर्थन करते हैं कि नई नीति लागू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई महत्वपूर्ण लेकिन था, है ना? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन था। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ही बाद के फैसले, यानी कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015 को ज्यादा वजन दिया। ये वही फैसला था जिस पर सिंगल जज ने भी भरोसा किया था। हाँ, लेकिन क्यों? महेश कुमार मामले में ऐसा क्या खास था कि कोर्ट ने उसे राजकुमार मामले से ज्यादा अहम माना? देखिए, महेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजकुमार मामले पर विचार करने के बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति का आवेदन किसी पुरानी योजना के तहत दिया जाता है और उस योजना के तहत विचार होने का उसका एक अधिकार, भले ही वो कंडीशनल हो, उत्पन्न हो जाता है, तो उस अधिकार को बाद में जारी किए गए किसी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश, जैसे कि एसबीआई की 2005 की एक्स ग्रेशिया योजना द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से, यानी रेट्रोस्पेक्टिवली, छीना नहीं जा सकता। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो बाद में आया नियम पहले से मौजूद संभावित अधिकार को खत्म नहीं कर सकता, खासकर तब जब देरी आवेदक की वजह से न हुई हो। इसके अलावा महेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और दिलचस्प बात नोट की थी, जो संतोष के केस में भी प्रासंगिक थी। कोर्ट ने कहा कि बैंकों द्वारा 2005 में लाई गई ये एक्स ग्राशिया योजना, जो नियुक्ति की जगह पैसे देती थी, वो भी स्थायी नहीं रही। कई बैंकों ने और खुद एसबीआई ने भी बाद में 2014 में एक नई योजना लागू की, जिसने अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान को फिर से किसी न किसी रूप में बहाल कर दिया था। ओह, ये दिखाता था कि नियुक्ति की जरूरत को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब 2005 में नियुक्ति बंद की, फिर 2014 में किसी रूप में वापस ले आए। ये तो नीति में एक तरह का यू टर्न जैसा हुआ। बिल्कुल। और इस पृष्ठभूमि में डिवीजन बेंच ने संतोष के मामले में एसबीआई के रवैये को असंवेदनशील, इनसेंसिटिव पाया। कोर्ट ने साफ कहा कि संतोष के आवेदन पर विचार करने में बैंक ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। 4 साल की देरी का कोई भी उचित स्पष्टीकरण बैंक नहीं दे पाया, खासकर तब जब उनके अपने ब्रांच मैनेजर ने मदद की सिफारिश की थी। कोर्ट ने माना कि संतोष का कार्रवाई का कारण, कॉज ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार 2001 में ही उत्पन्न हो गया था, जब 1997 की नियुक्ति वाली योजना लागू थी। इसलिए उनके मामले को उसी योजना के तहत देखा जाना चाहिए था। क्या कोर्ट ने किसी और बात पर भी ध्यान दिया केस से जुड़ी? हाँ, कोर्ट ने 2 और बातें नोट की जो संतोष के पक्ष में गईं। पहली, जिस समय डिवीजन बेंच ये फैसला सुना रही थी, यानी जून 2017 में, उस समय एसबीआई की एक और ताज़ा योजना लागू थी, असाधारण परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति योजना। इस योजना में भी कुछ खास परिस्थितियों में नियुक्ति का प्रावधान था। इससे ये संकेत मिला कि बैंक पूरी तरह से नियुक्ति के विचार से हटा नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट को यह भी बताया गया कि संतोष उस समय बैंक में ही, लेकिन एक ठेकेदार के अधीन एक अस्थायी कर्मचारी, मतलब कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहा था। और ये भी कि परिवार को 2005 की योजना के तहत एक्स ग्राटिया राशि भी नहीं मिली थी। इन मानवीय पहलुओं ने भी शायद कोर्ट के नजरिए को प्रभावित किया। तो इन सब दलीलों, फैसलों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच का अंतिम निर्णय क्या रहा? क्या उन्होंने सिंगल जज का फैसला बदला? नहीं, डिवीजन बेंच ने 30 जून 2017 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बैंक द्वारा दायर की गई रिट अपील को खारिज कर दिया और सिंगल जज के पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब था कि संतोष की जीत हुई और बैंक को निर्देश दिया गया कि वे संतोष के 16 फरवरी 2001 के आवेदन पर 1997 की पुरानी योजना के तहत विचार करें और अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो नियुक्ति दें। हाँ, ये संतोष के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी इतने सालों के संघर्ष के बाद। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात साफ कर दी जो अक्सर ऐसे मामलों में की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि संतोष को नियुक्ति दी जाती है तो उसका प्रभाव केवल भविष्य प्रभावी होगा, यानी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। भविष्य प्रभावी, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि नियुक्ति मिलने की तारीख से ही उनकी सेवा शुरू मानी जाएगी। उन्हें पिछले सालों के यानी 2001 से लेकर नियुक्ति मिलने तक के कोई सेवा लाभ, रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, जैसे कि उन्हें पिछले सालों का बकाया वेतन यानी एरियस
या उस अवधि की सीनियरिटी यानी वरिष्ठता नहीं मिलेगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि संस्था पर अचानक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ ना पड़े और प्रशासनिक जटिलताएं भी ना हो। समझ गई। तो ये पूरा मामला श्री मुनुस्वामी की मृत्यु से लेकर संतोष की हाई कोर्ट में जीत तक लगभग 17 साल चला। बाप रे। अब जब हमने इस पूरे मामले की इतनी गहराई से पड़ताल कर ली है, तो इससे मुख्य बातें या कहिए सबक क्या निकलते हैं? उन पर कौन सी नीति लागू होगी, पुरानी या नहीं? खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट के ही अलग-अलग फैसले मौजूद हों, जैसे राजकुमार बनाम महेश कुमार। ये दिखाता है कि कानून हमेशा एकदम सीधा और स्पष्ट नहीं होता, व्याख्या की गुंजाइश रहती है। हाँ, ये विरोधाभास तो साफ दिखा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक देरी, खासकर अनुकंपा नियुक्ति जैसे मानवीय मामलों में, आवेदक के लिए घातक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यहां बैंक की 4 साल की अकारण देरी को बहुत गंभीरता से लिया और इसे नजरअंदाज नहीं किया। यह सिद्धांत बहुत मायने रखता है कि किसी संस्था की अपनी सुस्ती या लापरवाही का खामियाजा आवेदक क्यों भुगते। बिल्कुल सही कहा। देरी न्याय न मिलने के बराबर हो सकती है, खासकर ऐसे मामलों में। और कोई खास बात? तीसरी दिलचस्प बात यह है कि नीतियां कैसे बदलती रहती हैं या कहिए विकसित होती हैं। हमने देखा कि एसबीआई ने 2005 में नियुक्ति की योजना बंद करके एक्स ग्रेशिया शुरू किया, लेकिन फिर 2014 और 2017 में किसी न किसी रूप में नियुक्ति को प्रावधान वापस आ गया। ये दिखाता है कि सामाजिक जरूरतें और संस्थागत प्राथमिकताएं समय के साथ बदल सकती हैं और कानून को भी इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। महेश कुमार केस में भी कोर्ट ने इस नीतिगत यूटर्न पर गौर किया था। हाँ, ये सचमुच दिलचस्प है कि नीति खुद ही एक तरह से घूमकर वापस आ गई। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम अपने श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब बड़ी संस्थाएं, चाहे वो बैंक हों, सरकारी विभाग हों या कोई कंपनी, अपनी नीतियां बदलती हैं, तो उन व्यक्तियों की वास्तविक उम्मीदों और पुरानी नीतियों से उत्पन्न हुए उनके संभावित अधिकारों के बीच संतुलन आखिर कैसे साधा जाना चाहिए? संस्थागत नियमों की जरूरत और मानवीय परिस्थितियों की मांग के बीच वो सही संतुलन क्या है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हर मामला अपनी परिस्थितियों में अलग होता है, लेकिन ये मामला हमें याद दिलाता है कि नियमों और नीतियों के पीछे हमेशा इंसान होते हैं और उनके जीवन पर इन फैसलों का कितना गहरा असर पड़ता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से हमारे श्रोता को न केवल इस केस की कानूनी बारीकियां समझ आई होंगी, बल्कि इसके पीछे के मानवीय और प्रशासनिक पहलुओं पर भी सोचने का मौका मिला होगा।